सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है? तो यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन का, एंशियंट मैथमेटिशियन का नाम है जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? इजिप्ट से बिलोंग करते थे। अब ये यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप देखो, एंशियंट, मैंने बोला ये एंशियंट टाइम के एक मैथमेटिशियन थे। तो थोड़ा सा हम अगर एंशियंट चीजों को अगर देखें, अगर हम हिस्ट्री में भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं या हमारे जो पहले के टाइम से जो भी एंशियंट पीपल हैं, वो आप देखो वहां पर भी मैथमेटिक्स का यूज पुराने टाइम से ही होता आ रहा है। कैसे होता आ रहा है? कंस्ट्रक्शंस में एरिया फाइंड करना है किसी चीज का, या जैसे आप देखो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे मोहनजोदारो। वहां पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी पूरी वहां पर जो एक सिविलाइज्ड, जो पूरा सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्टेड थी, वहां पर जो बिल्डिंग्स थी, जो हाउसेस थे या रोड्स थे, कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। तो वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो भी अंडर ग्राउंड होता था। तो किस तरीके से पैरेलल जो है स्ट्रीट्स बनी हुई थी, या जो बिल्डिंग्स थी वो कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, किस तरीके से वहां पर ब्लॉक्स का, बॉक्सेस का, या जो शेप्स वहां पर दी गई थी, या किसी चीज का एरिया निकालना है। तो ये जो यूज है मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री में, कैलकुलेशन, किसी चीज का एरिया निकालना है या कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है अलग अलग जगह पर, तो वो सारी चीजों का यूज तो हम पहले से करते आ रहे हैं। बट क्या था कि कभी भी जैसे जैसे आगे जो है टाइम बीतता गया कि तो जो डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियंस वर्ल्ड के अलग अलग सेक्टर्स थे, तो उनको ये नीड हुई कि कोई भी चीजें हम कर रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है। मतलब कोई कुछ चीजों के कोई करते आ रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, जैसे उसमें आप देखो एक श्रीयंत्र होता है जो हम पूजा वगैरह के लिए यूज करते हैं। उसके अंदर 9 जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसके अंदर 43 सबसिडी ट्राइंगल्स बन जाते हैं। तो शेप्स का यूज कर रहे हैं वहां पर, वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ, क्या हुआ, तो वो सब चीजें हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से लाइन बनी, पॉइंट बना, तो वो सारी चीजें कहीं भी डिफाइन नहीं थी। तो क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन आए, इजिप्ट से ये बिलोंग करते थे, जिनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने क्या किया, चीजों के प्रूफ ढूंढने शुरू किए, और उसके बाद इन्होंने कुछ चीजों को डिफाइन किया, इन्होंने हमें कुछ डेफिनेशंस दी। फिर उन डेफिनेशंस के बाद इन्होंने हमें कुछ फैक्ट्स बताए, यूनिवर्सल फैक्ट्स, जो कि है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब क्या है, जो चीजें हमेशा यूनिवर्सली ट्रू है, जो ऑब्वियस है, जो यूनिवर्सली सबसे एक्सेप्टेड है। जैसे वी लिव इन ऑन प्लेनेट अर्थ, तो हम सब अर्थ पर रहते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई हमको कहेगा मार्स पर रहता है तो हम मान थोड़ी ना लेंगे, हम सबको पता है कि अर्थ पर है, हम सबने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमने अपने प्लेनेट का नाम अर्थ रखा है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उसने क्या किया, यूक्लिड ने कुछ चीजें डिफाइन की, और उसके बाद वहां से उसने हमारे सामने रखे कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स, जिन यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब जो ऑब्वियस है, एक्सेप्टेड बाय ऑल है, जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। एंड देन फिर उसके बाद उन फैक्ट्स को यूज किया गया, अलग अलग चीजें, स्टेटमेंट्स को, या जैसे आप थ्योरम पढ़ी भी हुई होंगी, या आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में कि उन थ्योरम्स को कैसे हम प्रूफ करें कि कोई स्टेटमेंट है ये होगा क्यों, तो उनको प्रूफ किया गया। तो अलग अलग चीजें फिर जो है उससे आगे वो यूज करते चले गए हम। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या, डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने हमें दी। अब ये डेफिनेशंस पढ़ने से पहले एक चीज देखो, जिससे आगे हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे, कि आप जैसे देखो शेप्स पढ़ी है हमने, 3D 2D शेप्स पढ़ी है। 3D शेप्स क्या है? 3D शेप्स का एक और नाम होता है सॉलिड शेप्स, है ना, सॉलिड्स बोल देते हैं उनको। जैसे हमारे जितने भी आसपास शेप्स हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या कोई बॉक्स है, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स है 3D शेप्स के, है ना। तो कोई भी 3D शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस मार्कर को देखो, इसका टॉप सरफेस है, एक बॉटम है, और ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस है। या जैसे ये डस्टर है, इसका क्या है, ये सरफेस एक फ्रंट है, एक बैक है, ऊपर नीचे और साइड में। तो अलग अलग सरफेस से मिलकर के ये क्या बनी है, ये पूरी की पूरी 3D शेप बनी है ना। तो अब कोई भी जो 3D शेप है, यहाँ से हमने देखा कि उसके अलग अलग सरफेस है ना, अलग अलग सरफेस से मिलकर बनी है। तो इसको हम और फर्दर अगर क्लासिफाई करें, इसके क्या पार्ट्स है जिससे मिलकर बनी है, सरफेस से। तो कोई भी सॉलिड शेप किससे बनी है, अलग अलग सरफेस से बनी है। अब किसी भी सरफेस में आप देखो, उसके एजेस है, उसकी बाउंड्रीज है,
ये देखो, ये पूरे इसकी सामने से आपको देखने में ये कैसी शेप लग रही है, रेक्टेंगल। हमने पढ़ा भी है कि रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो इसकी जो ये साइड्स हैं, ये लाइंस है, देखो ये एक लाइन इधर है लेंथ, और एक ये लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन। तो ये लाइंस से मिलकर के, साइड से मिलकर के बनी है। तो किसी भी सरफेस के पास क्या होती है, लाइंस होती है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इसके बाद अगर आप देखो कि कोई भी लाइन है वो कैसे बनी है। आप अगर इस लाइन पर देखो, बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो। तो लाइन क्या है, इनफाइनाइट, मतलब कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर हर जगह पर देखो, एक एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है, तो हर जगह यहाँ पर क्या, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। तो अगर मुझे इस लाइन को भी फर्दर क्लासिफाई करना है कि इसके और पार्ट्स देखने हैं, तो एक लाइन के क्या होंगे, पॉइंट्स है, पॉइंट से मिलकर के क्या बनी है, हमारी लाइन बनी है। तो अब आप देखो, ये जो हमारी ये हमने क्लासिफिकेशन किया इसको, मतलब उसको आगे फर्दर जैसे देखते गए कि कौन सी चीज किससे बनी है। पहले सॉलिड शेप्स हैं, इन सॉलिड शेप्स का एक और नाम है 3D शेप्स, है ना। तो ये जो सॉलिड शेप्स हैं, इनको 3D शेप्स क्यों कहते हैं। 3D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, है ना। 3 डायमेंशनल शेप होती है ये 3 डायमेंशनल का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब मैंने बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। तो अब आप देखो इस क्यूबॉइड में, इस 3D शेप में क्या क्या चीजें हैं जो इसकी हम मेजरमेंट जो कर सकते हैं। इसकी लंबाई, लेंथ नाप सकते हैं, कितना लंबी ये शेप है सामने से, कितनी इसकी ब्रेथ है, या कितनी इसकी हाइट है। जैसे ये डस्टर लिया था मैंने, ये एक 3D शेप है ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, इसकी लेंथ है, लंबाई, इसकी कितनी ब्रेथ है, और इसकी कितनी हाइट है। यही 3 तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सो कोई भी 3D शेप में क्या है, 3 चीजें, यानी कि 3 उसके डायमेंशंस, यानी कि 3 तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सॉलिड शेप के कितने डायमेंशंस हो गए, 3 डायमेंशंस हो गए। अब ये जो सॉलिड शेप है, जैसे डस्टर ही था, इसके अलग अलग सरफेस थे। हर सरफेस पे, जैसे इसका मैं ये फ्रंट सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, इसका अगर फ्रंट सरफेस ये ड्रॉ करूंगी, तो आप इस सरफेस में देखो क्या है, इसकी अब सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, ये 2 चीजें बची, है ना। तो अब कितने डायमेंशंस बचे इसके, 2 डायमेंशंस बचे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सरफेस है वो 2 डायमेंशनल, जैसे हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, स्क्वायर सरफेस हो गया, ट्रायंगुलर सरफेस हो गया, है ना। तो क्या है, कोई भी सरफेस 2 डायमेंशनल हो सकता है, यानी कि उसके 2 डायरेक्शंस में हम चीजों को नाप सकते हैं उसके। ठीक है, तो सरफेस क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। अब अगर मैं एक सरफेस को भी फर्दर अगर और इसको डिवाइड करूं, तो अब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक इसकी साइड ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, चाहे वर्टिकल ले लो। तो इसकी जो साइड है वो क्या है, एक लाइन है ना। तो अब ये जैसे ये एक लाइन है, तो एक लाइन में अब क्या बचा, सिर्फ अब कितने डायरेक्शन थे इसके, 2 थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो 2 तरीके से उसके 2 डायरेक्शंस में मेजरमेंट हो रहा था। लेकिन अब क्या बचा, खाली लाइन बची। तो 2D से अब क्या बच गया, खाली 1 डायमेंशनल, यानी कि 1D। तो लाइन के क्या हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर मैं इस लाइन को भी फर्दर और जो है क्लासिफाई करूं, इसको और डिवाइड करूं, तो लाइन के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे पूरे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ये पूरी लाइन। तो लाइन को भी फर्दर अगर मैं आगे और क्लासिफाई करूं, तो क्या मिला मुझे, एक पॉइंट मिला। अब 1 डायमेंशन था, एक डायरेक्शन में एक उसकी लंबाई नाप सकते थे, पॉइंट में क्या हो गया, डायमेंशन ही खत्म, 0। और यहीं से शुरू हुई डेफिनेशंस यूक्लिड ने जो हमें दी थी। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहीं से हमारी पहली डेफिनेशन आई कि पॉइंट के हमें क्या मिले, एक पॉइंट का हमें मिला 0 डायमेंशन, मतलब ना लंबाई नाप सकते, ना चौड़ाई नाप सकते, ना कोई सरफेस या कुछ डायमेंशन नहीं है, किसी भी तरीके से हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, कोई पार्ट ही नहीं है, यानी कि कोई डायमेंशंस में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये मार्क कर दिया, रेफरेंस के लिए हम ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये एक पॉइंट है, बट पॉइंट एक्चुअल में क्या है, ये फिर भी हमें दिख रहा है कि इसका कुछ ना कुछ इसका एरिया हो सकता है, कुछ ना कुछ जगह उसने घेरी है, बट एक्चुअल में पॉइंट क्या है, सिर्फ रेफरेंस के लिए हम किसी की पोजीशन या लोकेशन को पॉइंट करते हैं, बट एक्चुअल में उसका
जितना हम ये बना रहे हैं उतना भी डायमेंशन नहीं होता। अ पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, मतलब उसका कोई पार्ट नहीं होता। अब आप सोच रहे हो ये चीजें तो हमें पता है, फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पता तो है, लेकिन हम ये चीजें कि ये हुई क्यों, कैसे है, वो फैक्ट्स जो है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, उन्हीं चीजों को यूक्लिड ने क्या किया, अपनी बुक्स के अंदर जो है अरेंज किया। और ये कुछ डेफिनेशंस, उसने बहुत सारी डेफिनेशंस दी, जिसमें से ये कुछ मेन डेफिनेशंस है जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है कि एक पॉइंट क्या है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, नो डायमेंशन। कई बार हम जैसे पढ़ते भी है ना कि अ पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, तो वो 0 डायमेंशन आई होप अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या डेफिनेशन दी उसने, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन का मतलब क्या है? अभी हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करते चले गए तो क्या बनती चली गई, लाइन बनती चली गई। आपने 6 में पढ़ा भी होगा ओपन कर्व, क्लोज कर्व, तो वहां पे लाइन पड़ी होगी। क्या लाइन सिर्फ यही एक लाइन है? ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट नहीं है। ये कैसी लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन तो कैसे भी हो सकती है। तो अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगी, वो लाइन बन जाएगी। ये आपको स्ट्रेट दिख रही है? नहीं ना। ये क्या है, इस पे भी बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, बहुत सारे पॉइंट्स को ले ले, तो वो क्या बन गई, लाइन बन गई। अब लाइन की क्या है, क्या इसकी चौड़ाई नाप सकते हैं? पॉइंट्स है ना पूरे में, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। जो सेकंड डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि लाइन की कोई ब्रेथ नहीं है, मतलब सिर्फ उसकी लंबाई नाप सकते हैं, उसकी कोई भी ब्रेथ नहीं है। कि अगर मैंने से बोल रहा हूँ कि ये एक लाइन है, तो इसमें आपको ब्रेथ दिख रही है, तो ये लाइन नहीं है। ठीक है, लाइन क्या है, सिर्फ केवल पॉइंट्स उसके अंदर अरेंज्ड है, सिर्फ लंबाई है, ब्रेथ नहीं है। जैसे यहाँ पर आप सरफेस में देखो, लेंथ है और ब्रेथ भी है। अगर इसको और छोटा कर दो तो लेंथ है, ब्रेथ भी है, और छोटा कर दो तो लेंथ है, ब्रेथ भी है, अगर और छोटा कर दे तो लेंथ है, और ये इतनी सी इसकी ब्रेथ है। तो अब आप समझ गए कि लाइन मतलब सिर्फ लंबाई है, ब्रेथ नहीं है। तो वो हमारी सेकेंड डेफिनेशन है। ठीक है, थर्ड ये क्या कह रहा है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मैंने अभी बोला कि लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, और यही इसने बोल दिया यहाँ पर कि जो एंड्स हैं, किसी भी लाइन के जो एंड्स है वो क्या है, वो पॉइंट्स हैं किसी भी लाइन के। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जैसे ये एक लाइन बनाई है तो इसका ये दोनों तरफ जो ये इसके एंड्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स। तो हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, या आपने पढ़ा होगा कि लाइन हैज टू एंड, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। क्योंकि लाइन मतलब एक्चुअल में लाइन क्या होती है कि उसकी लेंथ होती है, और लेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जहां पर भी हमने दो एंड पॉइंट्स फिक्स किए, दो एंड्स फिक्स किए, तो वो एंड्स क्या है, वो दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। जैसे मान लो इसका पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। सो अ लाइन हैज एंड पॉइंट्स है, जो एंड्स है मतलब वो पॉइंट्स हैं, जो दो एंड्स है किसी भी लाइन के या लाइन सेगमेंट के, वो क्या कहलाएंगे, उसके पॉइंट्स कहलाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्या आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन, अभी लाइन की बात की थी, अब आ गया स्ट्रेट लाइन। कि कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या है, वो लाइन है जिसके अंदर इवनली सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब इवनली मतलब एक ही डायरेक्शन में, पूरा ऊपर नीचे नहीं। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये ऊपर जा रही है फिर नीचे, तो ये कैसी है, ये नॉन स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जब हम पॉइंट्स को एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल इवनली एक ही सीध में जब उनको बनाएंगे और उसके बाद उनको ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बनेगी, हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे लाइन जिसके ऊपर सारे क्या है, हमारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है वो कैसे इवनली स्प्रेड है। ठीक है, ये थी हमारी फोर्थ डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस, अब देखो हम उल्टा जा रहे हैं, पहले पॉइंट डिफाइन कर लिया, लाइन कर लिया, अब हम आ गए सरफेस पर। तो अब सरफेस देखो, सरफेस क्या था, लेंथ भी थी और ब्रेथ भी थी, है ना, दो डायमेंशंस थे। और यही इसने लिखा है कि एक सरफेस के पास क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, सिर्फ ओनली। मतलब हाइट नहीं होगी बिल्कुल भी, जरा भी, सिर्फ उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, दो ही चीजें होंगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब जो ये लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि जो साइड्स हैं किसी भी सरफेस की, वो क्या है, वो लाइंस ही तो है। अगर आप देखो ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बनाई हुई है शेप, ये रेक्टेंगुलर, तो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है। तो किसी भी सरफेस की लेंथ और ब्रेथ, दो ही तो चीजें हैं। तो ये जो एजेस हैं, जो ये साइड्स हैं किसी भी सरफेस की, वो क्या है, वो लाइन से ही तो बनी है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो
कर्व लाइन हो, तो वो जो एजेस हैं, जो साइड्स हैं किसी भी सरफेस की, वो क्या है, दे आर लाइंस। अब वो लाइंस है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है तो उसके ऊपर जो है, जो भी हमारी लाइंस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, स्ट्रेट लाइंस, इवनली स्प्रेड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये रेक्टेंगल है, अगर आप देखो इस पे ध्यान से तो ये क्या है, ये एक लाइन है पहले, फिर ये पूरा का पूरा अगर एक सरफेस है तो इस पूरे सरफेस में क्या हो रहा है, एक लाइन, उसके ऊपर फिर ये दूसरी लाइन, फिर एक और लाइन, स्ट्रेट लाइंस। अगर ये इस तरीके से पूरी इवनली पूरे एरिया में इस तरीके से स्प्रेड हो रही है तो ये पूरा का पूरा जितनी हाइट तक है उतनी हाइट तक ये क्या बन गया, एक सरफेस बन गया कि नहीं बन गया। तो कोई भी सरफेस जो है हमारा, उस प्लेन सरफेस जो है वो क्या है, उसके ऊपर हमारी जो लाइंस हैं दे आर स्प्रेडिंग इवनली। जैसे इस डस्टर में भी अगर हम देखें तो आप देखो ये एक नीचे इसकी एज है, ये एज है ना, तो ये जो एजेस हैं वो सारी की सारी लाइंस ही तो हैं। तो अगर हम इसको देखें एक्चुअल में ध्यान से तो ये कलेक्शन ऑफ लाइंस है, स्ट्रेट लाइन, ये एक नीचे लाइन, फिर ये बहुत सारी लाइंस अगर एक के ऊपर एक जैसे यहाँ पर बनाया है, अगर इनको हम ऐसे अरेंज कर दें तो ये पूरा का पूरा हमें दिखने में क्या लगेगा, एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस जो है वो दिखाई देगा। तो ये थी हमारी क्या डेफिनेशंस जो हमारे को यूक्लिड ने दी। अब डेफिनेशंस के बाद हमारे को यूक्लिड ने आफ्टर दीज डेफिनेशंस कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो है वो रखे। फैक्ट्स मतलब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ रखे, है ना। तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो यूक्लिड्स की डेफिनेशंस देखने के बाद अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो यूक्लिड ने हमें दिए थे। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी थी कि कुछ ऐसे हमें टर्म्स एक्सप्लेन की थी जिसकी हेल्प से उसने आगे फर्दर फिर बाद में यूक्लिड ने हमें कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें अवेयर कराया था। उसने कुछ फैक्ट्स लिखे थे और उन्हीं यूनिवर्सल फैक्ट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक एक्सियोम्स और एक पोस्टुलेट्स। उसने क्या किया, उसने दो चीजें यूज की कि ये एक्सियोम्स होंगे और ये पोस्टुलेट्स होंगे। एक्सियोम्स तो उसने बोला कि वो यूनिवर्सल फैक्ट्स जो मैथमेटिक्स में थ्रू आउट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन में हो या अलजेब्रा में हो या कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन फिर उसने बोला ज्योमेट्री के लिए जो स्पेसिफिक होंगे वो एक्सियोम्स नहीं कहलाएंगे, उनको हम बोलेंगे पोस्टुलेट्स। तो उसने बोला कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स जो हम ऐसे एजम्पशंस जो हम थ्रू आउट मैथ्स कहीं भी यूज करेंगे, लेकिन पोस्टुलेट्स क्या होंगे, वो एजम्पशंस होंगे जो किसके लिए स्पेसिफिक होंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री वाले पार्ट के लिए मैथ्स में स्पेसिफिक होंगे। तो पहले हम एक्सियोम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सियोम्स क्या क्या उसने बताया। उसमें से कुछ एक्सियोम्स है हमारे सामने। पहले उसने लिखा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो नंबर्स हैं या वेट है या कोई क्वांटिटी है या कोई भी मेजरमेंट है, अगर वो किसी सेम चीज के अलग, दो अलग अलग चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। मान लो अगर हम वेट की बात करें, फॉर एग्जांपल पानी ले लेते हैं हम दो अलग अलग कंटेनर में। मैंने एक कंटेनर में या एक बॉटल में 1 लीटर पानी डाला, दूसरे बॉटल में भी 1 लीटर पानी डाला। अब दोनों बॉटल्स के अंदर जो वेट है वो सेम है, तो क्या दोनों बॉटल्स का आपस में वेट सेम है? अगर पानी का जो वेट है, अगर मैंने एक किसी मेजरिंग फ्लास्क से 1 लीटर पानी बॉटल ए में डाल दिया, फिर उसके बाद उसी मेजरिंग फ्लास्क से मैंने 1 लीटर पानी दूसरी बॉटल में डाल दिया, तो क्या दोनों बॉटल में वाटर की क्वांटिटी सेम होगी? यस, दोनों में 1-1 लीटर है ना। तो ये पहली बॉटल ए भी 1 लीटर के इक्वल थी, दूसरी बॉटल बी में भी 1 लीटर के इक्वल था, तो दोनों का आपस में पानी का वेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही चीज इसने बोली कि ऐसी चीजें जो किसी सेम थिंग के, सेम चीज के इक्वल है, वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कोई चीज है ए, वो इक्वल है बी के, और कोई दूसरी चीज है सी, या इसको मान लेते हैं ए कोई सी के इक्वल है, और दूसरी चीज मान लेते हैं बी, वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो आप देखो पहली फर्स्ट चीज भी सी के इक्वल है, दूसरी भी सी के इक्वल है, तो ये दोनों एक सेम चीज के इक्वल है। तो इसका मतलब इस फर्स्ट एक्सियोम के हिसाब से ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि a इक्वल्स टू सी है और c के इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू b है, ये है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ये a किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। तो ये है हमारी
पहली एक्सियोम। दूसरी एक्सियोम ये क्या कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल आर इक्वल। जैसे अभी हम पानी का एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर हम उसी एग्जांपल को ले कि हमारे पास कोई दो अलग अलग कंटेनर है, सेम ग्लास कंटेनर, मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर पानी, इसमें भी डाल दिया 1 लीटर पानी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में, ये दोनों आपस में सेम सेम चीजें, सेम सेम क्वांटिटी मैंने ऐड की है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब यहीं से सेकेंड एक्सियोम पर चले कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कि जो पहले से इक्वल है, जो तो पहले से बराबर चीजें हैं, अगर उसमें सेम चीजें ऐड कर दूं तो वो अभी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब अगर मैं यहां पर इसमें 1 में 1 लीटर पानी और ऐड कर दूं और इधर भी इस 1 में 1 लीटर पानी और ऐड कर दूं, तो अभी भी दोनों कंटेनर्स में क्या रहा, जो पानी था वो सेम रहा। इधर 1 में 1 ऐड हो गया 2 लीटर हो गया, इधर 1 में 1 ऐड हो गया 2 लीटर हो गया। या जैसे फॉर एग्जांपल वेट है, फ्रूट वेट करने जा रहे हैं हम, कि पहले आपने 1 किलो एप्पल्स ले लिए, तो उसके बाद दूसरी जगह से 1 किलो एप्पल ले लिए, तो दोनों 1-1 किलो, क्या दोनों का जो है एप्पल्स का वेट कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद आपने सोचा कि इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल 1 किलो ऑरेंज ऑर्डर वालू, तो दोनों में 1-1 किलो ऑरेंज ऑर्डर वाली है। तो जो ओवरऑल, अगर हम सिर्फ वेट की बात करें किलोग्राम में, वो ओवरऑल वेट क्या रहेगा फ्रूट्स का, सेम रहेगा ना। तो अगर हम दो बराबर पहले से चीजों में अगर कोई इक्वल चीजें ऐड कर देंगे, तो अभी भी उनका वेट क्या रहेगा, या अभी भी उनका मेजरमेंट क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स और 2 नंबर्स, मैं दोनों में 1-1 ऐड कर दूं, तो अब कितना हो गया, हमारी डिजिट्स 3 हो गई, तो 3 इक्वल्स टू 3। तो अगर सेम डिजिट्स हैं, दोनों में मैंने सेम सेम डिजिट्स ऐड कर दी, तो नंबर जो क्या रहेगा वो अभी भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो भी थिंग्स, जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं, वो कोई मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोई भी सेम चीजें हो सकती है, वेट हो सकता है, या कोई भी ऐसे एरिया हो सकता है किसी जगह का, है ना। तो अगर इक्वल ऐड करेंगे इक्वल्स में, तो होल्स आर इक्वल। ऐसे ही ये कह रहा है, थर्ड वाली भी इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सियोम, कि इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे यहाँ पर पानी का एग्जांपल या लिक्विड का एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने 1-1 लीटर ऐड किया हुआ है। अब की बार अगर क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें। हम क्या माइनस कर दें, मान लो इसमें से ½ kg निकाल दिया मैंने, ½ लीटर लिक्विड ले रखा है ना, तो ½ लीटर निकाल लेते हैं, इधर से भी ½ लीटर निकाल लेते हैं। तो अब इसमें ओवरऑल कितना हो जाएगा, अब ये ओवरऑल हो जाएगा 1.5 लीटर, ये भी ओवरऑल कितना हो जाएगा 1.5 लीटर। तो दोनों में क्या हुआ कि ये अभी इसमें दोनों में 2-2 लीटर था, दोनों में से 2-2 लीटर में से ½ निकाल दिया, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों में 1.5 1.5 1.5 लीटर पानी हमारा ये लिक्विड रह जाएगा। तो अगर मैं किसी सेम चीज से इक्वल माइनस कर दूं, तो अभी भी रिजल्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल नंबर्स, डिजिट्स की बात करते हैं कि एक 3 नंबर था, दूसरा भी 3 नंबर था, तो 3 इज इक्वल्स टू 3, दोनों सेम नंबर्स हैं, डिजिट सेम है। अगर मैं इस 3 में से 1 माइनस कर दूं और इस 3 में से भी 1 माइनस कर दूं, तो अब दोनों क्या रह गए, अभी भी सेम है, क्योंकि मैंने दोनों जो इक्वल पहले से थे उसमें से ऑलरेडी सेम ही चीज माइनस की है, तो अभी ये नंबर्स क्या रह गए, सेम रह गए। तो कोई इक्वल है जो चीजें पहले से, अगर उसमें से कोई सेम चीज हम ऐड करें तो भी इक्वल रहेंगे, सेकेंड एक्सियोम, और सब्ट्रैक्ट करें तो भी वो क्या रहेगा, लेकिन सेम चीजें। ऐसा नहीं पहले वाले में से 1 माइनस कर दिया, दूसरे वाले में से 2, नहीं, सेम चीजें सब्ट्रैक्ट करें। तो जो पहले से इक्वल चीजें थी, अगर सेम चीजें सब्ट्रैक्ट कर दे उसमें से, तो भी वो क्या रहेंगी, द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमारी थर्ड एक्सियोम थी। अब फोर्थ एक्सियोम देखते हैं। फोर्थ क्या कह रही है हमें, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कॉन्साइड मतलब जो बिल्कुल एक से मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, जो ये मैंने 1 सेंटीमीटर, मान लो 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी लाइन इसी के ऊपर कॉन्साइड यहां से लेके यहां तक की बना दी, जितनी ये पहले से थी। तो सेम लाइन बनाई, इसके ऊपर कॉन्साइड कर रही है, बिल्कुल एकदम लेंथ बिना देखे बस हमने इसके ऊपर बनाया, तो वो क्या होगी, सेम उसकी लेंथ की होगी, तो वो क्या हो गई, कॉन्साइड कर रही है, तो सेम है। या फॉर एग्जांपल आप देखो, आपका जो ये लेफ्ट हैंड है वो और जो राइट हैंड है, अगर हम उसके पाम्स को ऐसे मेजर करने के लिए इनको कॉन्साइड करें, एक साथ मिलाएं, तो आप देखो फर्स्ट फिंगर के सेकंड के थर्ड के फोर्थ के, ऐसा तो नहीं कि आपको इस साइड से मेरे पीछे वाली फिंगर्स का कुछ दिख रहा हो या इधर से ये वाली दिख रही हो, नहीं ना। तो दोनों जो हाथ है वो एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब जितना जहां से कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ थी, हाइट थी, विड्थ थी, वो सब आपस में अगर मिला दे तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। इसका मतलब इनके मेजरमेंट्स क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप एक मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक लो और दूसरी मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास में किसी और की बुक लो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ देखो आप मेजरमेंट्स मिलाकर, दोनों बिल्कुल कॉन्साइड करेंगे, उनकी जो लेंथ है और ब्रेथ है तो दोनों क्या है, इक्वल है मेजरमेंट में, है ना। तो एक जैसी दो चीजें जिनके जो है विड्थ है, लेंथ है, ब्रेथ है, सब एक जैसा है ना, तो वो सारे उसके डायमेंशन सेम है तो वो कॉन्साइड करेंगी। तो ऐसी चीजें जो कॉन्साइड करे वो क्या है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फिर फिफ्थ एक्सियोम क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब कोई बड़ी पूरी चीज है, वो उसके कुछ हिस्से से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा के अंदर से 5 स्लाइसेस निकाली, 5 स्लाइसेस हैं, अगर किसी एक ने एक स्लाइस ले ली तो क्या अभी जो बचे हुए स्लाइसेस हैं वो उस एक से बड़ी होंगी, या वो पूरा का पूरा पिज्जा किसी एक उसके हिस्से से, पार्ट से बड़ा होगा। यस, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब पूरे होल से, या एक चॉकलेट के अंदर जितनी भी उसकी स्लाइसेस जो पीसीज हैं, उस एक पीस से पूरी बड़ी चॉकलेट तो हमेशा बड़ी होगी ना, कोई चीज किसी का हिस्सा है, पार्ट है, तो वो उस पूरे बड़े में से निकला है ना वो पार्ट, तो वो उस पूरे बड़े होल से तो हमेशा बड़ा होगा, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, क्योंकि पार्ट होल में से ही तो निकला है, जो हिस्सा है वो पूरे कंप्लीट में से ही तो निकला है, तो हमेशा जो पूरा कंप्लीट जो होल है वो तो हमेशा बड़ा होगा उसका, किसी भी पार्ट से अगर हम कंपेयर कर ले, ठीक है। उसके बाद द थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। मान लो मैंने बोला कि 4 क्या है, एक सेकेंड, मान लो आई एम सेइंग कि कोई नंबर की बात करें अगर, कि 4 जो है वो किसका डबल है, इट इज द डबल ऑफ 2। एक और नंबर आया कहीं से 4, किसी और ने भी 4 ही अज्यूम किया, उसने भी बोला कि ये किसका डबल है, 2 का, तो ये दोनों 2 के डबल है। या फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि 6 क्या है, किसका डबल है, 6 3 का डबल है, 3 को डबल कर दूं अगर, डबल यानी 2 टाइम्स कर दूं अगर 3 को, तो 6 आया। तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, 4 इक्वल्स टू डबल ऑफ 2? नहीं हो सकता। 4 किसका डबल है, 2 का डबल है। ये किसके इक्वल होगा, अपने ही सेम नंबर के डबल के इक्वल होगा, है ना। या जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट की बात कर रहे थे कि एक बास्केट के अंदर मैंने 5 किलो फ्रूट्स रखे, दूसरे बास्केट में भी 5 किलो फ्रूट्स रखे, अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम चीजें जो हैं उनको अगर डबल कर दें तो सेम आएगा। तो इसको जरा रिवर्स उसमें सोचो कि अगर कोई चीजें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, किसी सेम चीजों का डबल है, अगर मतलब कोई एक पहली एक क्वांटिटी है दूसरी बी है, ये भी 2 का डबल है, ये भी 2 का डबल है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, सेम चीजें हैं, सेम चीजों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी भी क्या आया, सेम ही आया। जैसे यहाँ पर था ना, थिंग्स इफ एडिट्स इक्वल्स टू द इक्वल्स देन होल आर इक्वल, कि सेम चीजें अगर दो इक्वल चीजों में ऐड कर दिया तो आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे ही डबल का मतलब क्या हुआ, टू, दो गुना, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। कोई सेम चीजों का अगर डबल किया तो भी वो आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये हमारी क्या है, एक्सियोम 6 है। ऐसे हाफ कर दे, सेम चीजों को अगर हाफ कर दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 कंटेनर जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया था कि दोनों में 2 लीटर पानी है, अगर हम उसका आधा कर दे, दोनों में 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाफ 1 लीटर छोड़ दे उसके अंदर और 1 लीटर निकाल ले, तो हाफ कर दिया तो बचा कितना, 1 तो जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ है, वो भी क्या रहेगा, आपस में सेम रहेगा, है ना। तो थिंग्स विच आर, सॉरी क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स, जो किसी सेम चीजों के आधे हों, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम कोई दो चीजें, अगर कोई सेम नंबर ले लिया और उसको हाफ कर दे, तो वो आपस में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो सेम नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे दो इक्वल चीजों को, तो भी वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे किसी दो बच्चों ने नंबर एज्यूम किए, दोनों ने क्या एज्यूम किया, 12 किया। अगर मैं इनको किसी सेम नंबर से डिवाइड करूं, दोनों अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 3 से 12 को कहीं भी कितनी बार भी अलग अलग डिवाइड कर लो, हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर एक बच्चे ने तो 12 को 3 से डिवाइड किया और दूसरे ने 4 से किया, तो क्या अब सेम आएगा आंसर, नहीं, अब अलग अलग आ जाएगा। तो अगर सेम चीजों से डिवाइड करें, हाफ कर दें, जैसे ये तो कोई भी नंबर है, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है हाफ, मतलब आधा कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें कोई सेम चीजों को, तो वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है
एक्सियोम्स को, क्योंकि इन्हीं एक्सियोम्स के और इसके बाद हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, इनकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार क्विक दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या एक्सियोम्स है हमारी। पहले तो कि जो सेम चीजों के इक्वल है वो आपस में भी इक्वल होंगी। अगर A इक्वल टू C है और B भी इक्वल टू C है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B हो जाएगा। ये हमारी पहली एक्सियोम, ठीक है। अब इनको एक बार लिख कर देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। दूसरी एक्सियोम क्या कह रही है, दूसरी एक्सियोम कह रही है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब अगर मैं A में भी कुछ ऐड कर दूं, मान लो B ऐड कर दूं और C में भी, या जैसे हमने यहाँ पर A और B इक्वल लिया था ना, तो A और B ले लेते हैं कि अगर A और B दोनों इक्वल है, इन दोनों में मैंने सेम चीजें ऐड की, यानी कि A प्लस C किया और उधर भी B प्लस C किया, तो अभी भी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इफ A इक्वल्स टू B है, अगर दोनों चीजें इक्वल हैं A और B, तो सेम चीजें ऐड करने पर रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल। ऐसे ही सबट्रैक्ट कर दें, अगर ये A इक्वल्स टू B है देन पहला तो ये हो गया, दूसरा इसमें से अगर सेम चीजें माइनस कर दें तो भी ये क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। दोनों A और B इक्वल थे तो दोनों में से सेम चीजें माइनस की, अभी भी ये क्या रहे, इक्वल रहे। उसके बाद ये कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर कोई दो चीजों के मेजरमेंट सेम है ना, अगर A और B दोनों सेम है, उनके मेजरमेंट सेम है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, इक्वल होंगे आपस में, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, कि अगर कोई एक कंप्लीट चीज का कोई भी एक पार्ट ले ले तो वो हमेशा उसमें से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा स्क्वायर है, उसके अगर मैंने कुछ पार्ट्स कर दिए तो कोई भी एक हिस्सा इस पूरे बड़े से तो छोटा रहेगा, मतलब ये पूरा जो बड़ा पार्ट है वो उसके किसी भी पार्ट से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, अपनी किसी जो सेम चीजों का अगर डबल है, डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई चीजों का अगर किसी नंबर का डबल करने पर, सेम चीजों को डबल करने पर हमें नंबर मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, यानी कि कोई सेम सेम नंबर है, अगर उनको हाफ कर दें, सेम सेम अमाउंट है, अलग अलग चीजें या एरिया है अलग अलग जगह पर सेम, अगर हम उस एरिया को हाफ कर दें तो वो आपस में क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। या वेट है अलग अलग जगह पर, किसी एक की बास्केट में 10 किलो वेट है, दूसरे की बास्केट में भी 10 किलो है, तो अगर वो दोनों का हाफ कर दें या हाफ सेम चीजों का हाफ कर दें, पहले वाले का भी हाफ कर दिया 10 का भी, दूसरी तरफ भी फ्रूट्स 10 kg थे उसका भी हाफ कर दिया, तो वेट क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा, है ना। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हाफ करने पर भी हमें क्या मिलेगी, अगर पहले से सेम चीजें थी तो किसी सेम चीज को हाफ कर देंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें सेम ही मिलेगा आंसर, उसमें मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, अगर सेम क्वांटिटी है, पहले से इक्वल है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया सेम थिंग्स। ओके, तो ये थी हमारी एक्सियोम्स। अब देखते हैं हमारे यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट्स क्या क्या दिए थे। तो अब देखते हैं पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स ने जो 5 पोस्टुलेट्स दिए थे वो हम पढ़ने वाले हैं हम। तो पहला पोस्टुलेट देखो ये क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, मतलब जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम यूज तो करते आ रहे थे ये। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने इन सबको हमारे सामने रिटन फॉर्म में, फैक्ट्स के फॉर्म में इनको डिफाइन किया, इनको लिखा। तो ये पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट से, मान लो ये एक पॉइंट है ए, इससे मैं किसी भी दूसरे पॉइंट तक, कोई ऊपर नीचे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, एक क्या बना सकती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ। आप कोई भी 2 पॉइंट, एक यहाँ ले लो एक यहाँ ले लो, तो कोई भी 2 पॉइंट्स अगर मैं ले लूं तो उनके बीच में मैं क्या बना सकती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन को बना सकती हूँ। अगर उनको हम ज्वाइन करें, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्केल से हम बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन ये तो हमारी पहली पोस्टुलेट हो गई कि एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, किसी भी वन पॉइंट से किसी भी अदर पॉइंट तक हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ये बात तो हो गई, लेकिन क्या सिर्फ एक यही स्ट्रेट लाइन बन सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक? तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए क्या है, एक एक्सियोम दी थी 5.1 उसने, वो एक्सियोम क्या कह रही है कि अगर कोई 2 पॉइंट है, उनके बीच में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाई,
तो वही एक स्ट्रेट लाइन होगी। और उसके अलावा आप कोई भी लाइन दो पॉइंट्स के बीच में अगर बनाने की कोशिश करोगे, जैसे ये दो पॉइंट है, इनके बीच में अगर मैंने ये लाइन बनाई तो यही एक लौती लाइन होगी। आप कोई और लाइन बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, तो या तो वो सेम ही लाइन बनेगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट, जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिए, इनके बीच में ये लाइन बना दी, ठीक है, दो पॉइंट्स कोई भी लिए, इनके बीच में मैं स्ट्रेट लाइंस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। इसके अलावा आप कहीं भी इस सीधी लाइन के अलावा कहीं और से अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करूंगी तो वो स्ट्रेट नहीं होगी। आप इस पॉइंट से इधर लाइन बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, कहीं से भी बनाओ, वो बी तक नहीं जाएगी। वो चाहे थोड़ी सी नीचे से जाएगी लेकिन वो बी तक नहीं जाएगी। ऐसे बी से आप बनाने की कोशिश करो, जब इसी डायरेक्शन में आएगी लाइन तो वो स्ट्रेट ए तक जाएगी। आप उस पॉइंट पे और कहीं से भी लाइन बनाओ वो स्ट्रेट ए तक नहीं आएगी। कोई भी दो पॉइंट्स है, इनके बीच में यही लाइन है, अगर कहीं और से लेकर जाओगे तो वो स्ट्रेट नहीं होगी। इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, तो इनके बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं और कोई पॉइंट लेकर के इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, थोड़ी भी लाइन अगर टेढ़ी जाएगी तो वो क्यू से बाहर निकल जाएगी, है ना, या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। लेकिन अगर वो क्यू तक जा रही है स्ट्रेट लाइन तो वो इसी पर जाएगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारी एक्सियम 5.1 है कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई यूनिक लाइन होगी जो कि उनके बीच से पास करेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रही है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब जितना चाहे मर्जी उसको आगे और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कोई टर्मिनेटेड लाइन है मतलब जिसकी हमने फिक्स कर दिया कि इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एक लाइन बना दी हमने, ये एक पॉइंट लिया, दूसरा लिया, इनके बीच में एक ही यूनिक ही लाइन हो सकती है, तो ये हमने बना दिया। तो ये कह रहा है कि कोई लाइन टर्मिनेटेड है, हमने बना दिया, उसको स्टॉप कर दिया, लेंथ उसकी यहीं पे फिक्स कर दी, तो क्या उसको आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते? इनडेफिनेटली, यानी जितनी चाहे मर्जी उतनी लेंथ तक हम उसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप आगे चाहे जितना मर्जी बढ़ा दो, पीछे चाहे जितना मर्जी बढ़ा दो, तो किसी भी एक लाइन को हम इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शंस में आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने पढ़ा भी हुआ है 6th क्लास में कि अ लाइन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। कोई भी एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते, उसको जितना चाहे मर्जी उसकी लेंथ को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और वही हमारी सेकंड एक्सियोम कह रही है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड पोस्टुलेट। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट को सेंटर मान के इसके चारों तरफ हमने क्या किया, इस तरीके से एक सर्कल बना दिया। ठीक है, एक सर्कल बना दिया। तो क्या सिर्फ इसी पॉइंट से सर्कल बना सकते हैं, कहीं और नहीं ले सकते? पॉइंट यहाँ ले सकते थे, इस पॉइंट से बना सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ से बना सकते थे, किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं, ट्रू। लेकिन क्या रेडियस ऐसा जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा, या 1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा, या 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही होना चाहिए? हम जितना चाहे मर्जी कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, तो आप कितना मर्जी कंपास को खोलो और उसके बाद जितना चाहे मर्जी उतना रेडियस आप इतना ले लो, छोटा ले लोगे तो ये बन जाएगा, और छोटा ले लोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, बड़ा ले लोगे तो और बड़ा हो जाएगा सर्कल। तो आप कोई भी सर्कल बनाने के लिए, और सेंटर भी अलग ले सकते हो, जरूर थोड़ा ना यही पॉइंट होगा, पॉइंट सेंटर भी कुछ और हो सकता है। तो कोई भी जगह से किसी भी सेंटर को ले सकते हैं, और कंपास को जितना चाहे मर्जी खोलो, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस मतलब उसके सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना भी हो सकता है। लाइन है ना, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हम बना सकते हैं। तो वही चीज ये कह रहा है कि एक सर्कल की हम कितनी भी रेडियस से, एनी सेंटर एनी रेडियस, हम उसको बना सकते हैं किसी भी सर्कल को। तो ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल्स होते हैं कितने डिग्री का, मेजरमेंट होता है राइट एंगल्स का 90 डिग्री का। तो आपने एक 90 डिग्री यहां बना दिया, दूसरा 90 डिग्री आपने ऐसे बना दिया इधर, दोनों का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। अगर आप इसको डी से मेजर करोगे तो दोनों का मेजरमेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने 91 डिग्री बना दिया और बोल दे इसको ये राइट एंगल है, नहीं, बिकॉज हमने पढ़ा है कि राइट एंगल मतलब क्या, राइट एंगल नाम ही उस एंगल को दिया हमने जिसका मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप कितनी भी अलग अलग जगह राइट एंगल बना लो, दोनों का मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा ना, 90 ही रहेगा। तो कोई भी राइट एंगल हो, चाहे सीधा बने, चाहे टेढ़ा बने, चाहे आप ऐसे बना लो, उनका मेजरमेंट क्या रहेगा, अगर राइट एंगल है तो 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये यही कह रहा है कि हर राइट एंगल आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। जैसे एक 1 मैंने लिख दिया, दूसरी तरफ भी 1 लिख दिया, तो 1 और 1 क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना, बहुत ही ऑब्वियस सी जनरल सी चीज है। ये हमारी फोर्थ पोस्टुलेट। अब जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसको आप यूज भी करते आ रहे हो, है ना। आपको याद है ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, ये सब चीजें पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में। तो उसी में हमने इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है फिफ्थ पोस्टुलेट को, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी हम। तो ये क्या कह रही है पोस्टुलेट फिफ्थ वाली हमारी, कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मतलब कोई दो लाइनें जा रही हैं, एक लाइन जा रही है ऐसे, दूसरी लाइन एक और चलते हुए जा रही है इधर से, ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन ये जा रही है इधर से ऐसे चलते हुए, तो दो स्ट्रेट लाइन थी, दोनों घूम रही थी। तो फिर ये क्या कह रहा है कि उन दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर उन दोनों के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर जाए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को काट दे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करे, ये दो लाइनें थी, इनको आकर के किसी तीसरी लाइन ने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन, कोई फर्स्ट स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इसको देखो, समझो यहाँ पर कि ये पहले तो ये दो अलग अलग लाइनें थी, है ना, अब इसको क्या करेंगी, कोई तीसरी लाइन आकर के क्या करेगी, अब इंटरसेक्ट करेगी, है ना। ये थोड़ा आपको अलग उससे बना देती हूँ ताकि पहचान रहे। तो ये दो स्ट्रेट लाइनें थी, इसको आकर के किसी तीसरी लाइन ने क्या किया, इनको कट किया, यानी कि अ लाइन फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन देखो एकदम सीधी है, ये लाइन भी देखो एकदम सीधी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही, स्ट्रेट लाइन से। तो अब एक तीसरी लाइन ने इनको आकर इंटरसेक्ट किया, तो अब ये कह रहा है कि जो एंगल्स बनेंगे इंटीरियर, इंटीरियर यानी अंदर, लाइनों के अंदर, लाइनों के अंदर, या तो इधर बन रहे हैं या ये बन रहे हैं आपके, देखो कौन कौन से एंगल्स हैं, आप देखो यहाँ पे बन रहा है एंगल, एक ये बन रहा है, ऐसे इस तरफ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये चार अंदर एंगल्स बन रहे हैं। तो इसने बोला इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, एक ही साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब एक साथ लिया, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल, एक राइट एंगल कितने डिग्री का था, 90, दो राइट एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 90 क्या होगा, 180। ये क्या होता है, ये स्ट्रेट एंगल होता है, पढ़ा है ना कि 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। तो ये कह रहा है कि अगर कोई दो एंगल्स ऑन द सेम साइड, मान लो हम ये दोनों एंगल ले लें, इन दोनों को मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, अगर मैं ए प्लस बी करूं और ये लेस देन टू राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से छोटा आ जाए, तो क्या होगा, टू राइट एंगल्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी a प्लस बी लेस देन 180 हो जाए, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस थी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन थी ना ब्लू वाली हमारी, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली मतलब आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये क्या होंगी, मीट ऑन दैट साइड, तो ये उस साइड पर मिल जाएंगी जाकर, ऑन विच द सम इज लेस देन 90 डिग्री, यानी अगर इधर a प्लस बी 180 से छोटा है, टू राइट एंगल से छोटा है, तो इस तरफ आकर के लाइनें मिलेंगी। और अगर इधर मान लेते हैं ये एंगल COD है, अगर इधर वाला सम छोटा है तो ये दोनों साइड जाकर के मिल जाएंगी। तो आपको देखो विजिबल हो रहा है, यहां से अगर मैं इन लाइनों को आगे बढ़ाऊं तो ये कहीं किसी पॉइंट पर आकर के मिल रही है, अगर इन लाइनों को आगे प्रोड्यूस करें तो ये किसी पॉइंट पर आकर मिल रही है। इसका मतलब इस साइड जो ये A और B है, इनका सम क्या होगा, दो राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और आपने पढ़ा था इसमें ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है प्रीवियस क्लास में, तो वहां पर वो दोनों लाइनों के बीच में अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, ये सब चीजें पढ़ी थी, तो वो पैरेलल लाइंस थी। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो उन दोनों का सम जो सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 से छोटा होगा, तो उस साइड पर आकर के वो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन अगर ये 180 हो गया
तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी 180 यहाँ भी 180 हो गया, दोनों टू राइट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं इनके बीच का जो गैप है वो सेम हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आगे के चैप्टर्स में हम इसको जब यूज करेंगे तब दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये थी हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इन पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को यूज करके किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। इसके अलावा एक थ्योरम भी हम आगे पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? अब एक्सियोम्स पढ़ लिया, पोस्टुलेट्स पढ़ लिए कि ये फैक्ट्स हैं, इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो थ्योरम क्या होती है? वो स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्ट तो होती है लेकिन उसको क्या है, प्रूफ की जरूरत पड़ती है। मतलब वो हम मान लेते हैं कि वो सही है, लेकिन कब मानेंगे? जब हम उस चीज को प्रूफ कर पाएंगे। अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि हाँ ये थ्योरम है। तो थ्योरम वो स्टेटमेंट्स थी या वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, है ना। वो उसके बाद जाकर के वो किसी भी सिचुएशन में ट्रू हो सकती हैं, लेकिन उनको हमें क्या है, प्रूफ की जरूरत पड़ती है। प्रूफ कर दिया तो वो थ्योरम जो है वो हर कंडीशन में अप्लाई होंगी, वरना नहीं होंगी। तो एक थ्योरम हम पढ़ेंगे आगे अभी, और उसके अलावा एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।